नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, इसके पहले मैंने महामैराथन की क्लास सामाजिक विज्ञान पेपर 2 जो सीजी टेट अभी तक के हुआ है, 2 साल के टेट का पेपर मैं ले रहा हूं। आज की इस वीडियो में 2019 और 2021 के जो क्वेश्चन है, टोटल 120 प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं। महामैराथन है, 1 घंटे से भी अधिक की क्लास चलेगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपकी सीजी टेट की तैयारी और शिक्षक भर्ती की तैयारी इसी वीडियो से होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 91 से 2019 का पेपर ले रहा हूं, ठीक है। 2019 फिर 2021 लेंगे। 91 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, दिव्यांग के लिए, 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। जल्दी से बताइएगा। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है साथियों, ये जो एक्ट है वह 6 से 14 वर्ष के लिए बनाया गया है। और ये कैसे बना? तो ये अनुच्छेद 21A में ये शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21A में ये जिक्र है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार देना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में इसको क्या किया गया है? इंगित किया गया है, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। आपको दिख रहा है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती? किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? उत्तर हो जाएगा संवहनिक वर्षा। कौन सी वर्षा नहीं होती है भाई भारत में? संवहनिक वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भारत में वर्षा जो है 3 प्रकार से होती है। क्या क्या 3 प्रकार के? एक तो होती है आपका प्रकार पर्वतीय वर्षा, एक होती है साथियों आपका यहाँ पर देखिए चक्रवाती वर्षा, और एक होती है संवहनीय वर्षा। यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका मूसलाधार वर्षा, जो कि हमारे देश में नहीं होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ आंसर में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल मूसलाधार ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिए आपको यहाँ तीनों दिया हुआ है, मूसलाधार का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण क्या था? ए सैन्य अभियान, बी व्यापारिक संबंध, सी नौ जहाजरानी अभियान, या डी इनमें से कोई नहीं। 93 है, 93 का उत्तर हो जाएगा व्यापारिक संबंध। जल्दी जल्दी बताते चलेंगे, ठीक है। 94 देखिएगा, 94 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम में रखना है। आपको अलग अलग ABCD क्रम दिया हुआ है, आप एक निश्चित क्रम में इसको रखेंगे, ठीक है। तो संविधान में ये जो स्वतंत्रता है उनके संबंध में विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की या उपासना की स्वतंत्रता। तो जब हम क्रम में इसको रखते हैं साथियों, ठीक है, तो जब आप क्रम में इसको रखते हैं तो सबसे पहले आता है वो है आपका, सबसे पहले तो आप विचार सोचने के लिए, क्योंकि सोच के बाद में आपकी अभिव्यक्ति आएगी, याद रखना। इसलिए सबसे पहले आ जाएगा विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता आने के बाद आप उस विचार को अभिव्यक्त करोगे, यानी कि पहले ए उसके बाद ई। देख लीजिएगा किसमें है, तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन, ए और ई, ये हो जाएगा डी वाला उत्तर आपका सही। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किसके लिए दान एकत्र किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस कोष, तिलक स्वराज्य या हिंद स्वराज्य? तो तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना के लिए दान एकत्र किया था, जो कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट कार्य क्यों किया जाता है, परियोजना कार्य क्यों किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य जल्दी पूर्ण होता है, इसलिए अध्यापक व बच्चों का समय बचता है, राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भेजने के लिए या बच्चों के रचनात्मक कौशल के विकास के लिए। तो भाई उत्तर यही हो जाएगा, बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास हो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है। कौन सी कक्षा में, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। क्लियर है, ये 96 है। सामाजिक विज्ञान में कौशल के लिए, कौशल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए 97 में आ जाइएगा। चलिए 97 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्न में से किनके किनके बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जा रही है। अकबर और उदय सिंह के बीच, अकबर और राणा सांगा के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच, सी मान सिंह और उदय सिंह, और डी है मान सिंह और राणा प्रताप के बीच। तो आंसर दीजिएगा 97 है। साथियों, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह 1576, कब, 18 जून 1576, याद रखेंगे 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। और जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें कौन कौन थे, यानी कि दो लोगों के बीच इसमें युद्ध लड़ा गया, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका मान सिंह और महाराणा प्रताप। ठीक है, कौन कौन है भाई, मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच जो है ये लड़ा गया। ठीक है, तो ये 97 है, और 97 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक, यहां पर थोड़ा इसमें डाउट्स हो रहे हैं ना, इसको देख लेना। देखो यहाँ पर 2 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देखेंगे भाई, है ना, क्योंकि देखेंगे तो चीजें यहाँ से समझ में आएगा। अकबर और महाराणा प्रताप को ही याद रखेंगे, क्योंकि विकल्प कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो अकबर और राणा प्रताप बी आंसर ले लीजिए। 98, क्वेश्चन नंबर 98 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, सही क्या है आपको बताना है, सही कथन को आपको बताना है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये जो प्रश्न है और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी और सी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, ठीक है, बी और सी वाला ऑप्शन, या नीचे भी जाएगा यहाँ तक सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें भी बी और सी हो, यानी कि बी वाला उत्तर सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 के बाद में 99 ऊपर की तरफ। किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। कौन से तमिलनाडु तट को सुनामी ने प्रभावित किया था, यानी कौन से सन में, है ना, 2004 में, 2006 में, 2008 या 2009। ये जो प्राइमरी की तैयारी करने वाले एनसीईआरटी में भी ये चीजें मेंशन है साथियों। ठीक है, 99 है, और 99 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 2004 ए। ठीक है, चलिएगा 100 नंबर के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिएगा, निम्न में से कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल और उनके युद्ध से सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। वारेन हेस्टिंग्स रोहिला युद्ध, लॉर्ड वेलेजरी तृतीय मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय मराठा युद्ध, लॉर्ड हॉटिंग्स प्रथम सिख युद्ध। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 100 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी वाला, लॉर्ड वेलेजरी तृतीय मैसूर युद्ध। इनका जो संबंध है वो साथियों आपका नहीं है। ठीक है, बाकी सभी संबंध सही हैं। 101 नंबर पे आ जाइएगा। देखिए 101 नंबर के प्रश्न हैं, आपको दिख रहा है। राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम बताना है। कौन से सत्याग्रही शहीद हुए थे,
ए श्यामलाल सोम, बी रामाधीन, सी है दीनानाथ या डी है प्यारेलाल। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 101 नंबर के प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 101 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए, 101 का उत्तर हो जाएगा बी रामाधीन, आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। 102 सुमेलित करने वाले आपको देखिए अलग अलग है। सुमेलित करके मतलब कौन कौन सही है वो बताना है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन कौन से विकल्प? तो निम्न भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया था। किसने? गुरु नानक देव ने, कबीरदास जी ने, ज्ञानेश्वर ने या तुलसीदास ने। सही उत्तर आपको बताना है। अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है ए बी सी, तीनों सही है। बी में है बी सी डी सही है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से बताइएगा इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा 102 नंबर के प्रश्न। देखिए 102 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी गुरु नानक देव, कबीरदास और आपके ज्ञानेश्वर जाति प्रथा के संबंध में पुरानी व्यवस्था को तोड़ने के काम किया, चाहे वो अपने कविता के माध्यम से हो, ठीक है, किसी भी के माध्यम से हो। क्लियर है? चलिएगा 103 नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिया गया है। मुगल साम्राज्य, देखिए मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना? असत्य कथन को बताना है। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुशवाद पर आधारित था, सत्य। इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, नो, यानी कि बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिएगा 104 नंबर में आ जाइएगा। सुमेलित किया जाने वाला प्रश्न है और सही सुमेलित को आपको बताना है। सुमेलित यहाँ पर सूची 1 और सूची 2, जिसमें सूची 1 में सरदार और सूची 2 में संधि दिया गया है। रघुजी भोसला प्रथम, बेसिन संधि। दौलतराव सिंधिया, देवगांव की संधि। यशवंतराव होलकर, सूरजी अंजन गांव की संधि या वाजीराव द्वितीय, राजपुर घाट की संधि। क्या हो जाएगा? आपके 104 नंबर है, तो 104 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 104 का डी, यानी कि 104 में ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 105 नंबर पर आते हैं। चलिए 105 नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में गलत कथन को बताना है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था। देखिए आपको गलत को बताना है। ए बिल्कुल सही है। मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके गलत है। 2 शाखाओं में बढ़ गए, बिल्कुल निर्गुण और सगुण में बटे हैं, बिल्कुल सही। इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ, ये भी सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर में आ जाइए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। हिमालय 106 नंबर हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? गहरी गर्त बनाने वाली नदी बताना है। चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी या सिंधु नदी। 106 उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके 106 का सिंधु नदी। और सिंधु नदी क्या करता है? सबसे गहरी गर्त सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, 107 नंबर में आ जाइएगा। देखिए भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का तात्पर्य क्या है? यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आपको बताना है। ABCD आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यही सही उत्तर होगा।
इन चारों में से? तो जल्दी से बताइएगा। देखिए आपके 107 नंबर का प्रश्न है। यहाँ कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। ये हमको देखिए रहने को सब कथन सही है, लेकिन भारत एक गणराज्य है, इसी के संबंध में सही कथन को आपको बताना है। यहाँ कोई भी पद वंशानुगत नहीं है, याद रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। तो ये तीन कथन सी, डी और ई किसमें है? आपका सी वाले ऑप्शन में। क्लियर है? चलिएगा 108 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों। 108 नंबर के प्रश्न, मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ होता है? मुंगेली में, बलरामपुर में, जांजगीर चांपा या बिलासपुर? तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा निक्षेप बिलासपुर में होता है, याद रखेंगे। चलिएगा 109 नंबर में आ जाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 109 नंबर, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की शक्तियां हैं उनके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना, लेखा जारी करना और 4 इनमें देखिए अलग अलग आपको कूट संकेतन से संबंधित है, अलग अलग विकल्प, एक से अधिक विकल्प है, तो ABCD में आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? देखिए इस प्रश्न का एक तो आदेश जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है, निर्देश भी जारी कर सकते हैं और लेखा भी, यानी कि ये तीनों उत्तर सही हो जाएगा। तो उत्तर आपका सी वाला आ जाएगा, 109 का उत्तर। चलिए 110 नंबर में आते हैं। 110 नंबर के प्रश्न, भक्ति आंदोलन और सूफी वाद के परिणाम स्वरूप निम्न में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 2 ऑप्शन जहां सही हुआ वही सही होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। क्लियर है? 111 नंबर में आ जाइए। 111 कहता है धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि किसका उदाहरण है? सामाजिक मूल्य का, सामाजिक संस्था का, सामाजिक मानक का या समाज के सामाजिक खंडीय खंड के रूप में? तो साथियों आप सबको पता है, चाहे वो धर्म हो, विवाह हो, परिवार हो, जाति हो, ये सब किस में आता है भाई? एक सामाजिक संस्था है। मैंने ऑलरेडी बताया है, परिवार भी एक सामाजिक संस्था है, जाति हो, विवाह हो, सब कुछ एक सामाजिक संस्था है। यूनिट 1 में विस्तार से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिएगा 112 नंबर देखिएगा। 112 नंबर कहता क्या है? भारत में लिंग तथा विकास पर प्रेक्षों का सही अनुक्रम बताना है। ए कल्याण, सशक्तिकरण, विकास, सशक्तिकरण, विकास, कल्याण, विकास, कल्याण, सशक्तिकरण, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण। 112 नंबर है और इसका सही अनुक्रम को अगर मैं बताऊं, सही अनुक्रम तो कल्याण होगा, विकास होगा, फिर सशक्तिकरण आएगी, ठीक है। यानी कि 112 का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 113 नंबर, 113 नंबर भी आपका कूट संकेतन वाला प्रश्न है। देखिएगा निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। कौन से शासक गुप्त वंश के थे? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। तो भाई ये सवाल भी बहुत ही बेहतर है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपका सी वाला उत्तर 113 का सी, यानी कि समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त सभी क्या है इनके आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रम बताना है ना, वंश को बताना है। तो वंश में सबसे पहले आएगा श्रीगुप्त, सबको पता है। जिसमें भी श्री आए उसको सही उत्तर ले लेना है। क्यों? क्योंकि गुप्त वंश के संस्थापक ही हैं
श्रीगुप्त और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर डाउट होता है, लोगों को कंफ्यूजन होती है, दूसरे में दूसरा उत्तर लगा के आ जाते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। चलिएगा 113 के बाद में आते हैं 114 नंबर के प्रश्न पर। 114 नंबर कहता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करता है, चंद्रमा सौरमंडल का एक ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। 114 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 115 नंबर के प्रश्न है। 115 नंबर कहता है, सुमेलित कीजिए। मुगल कालीन लेखक और उनकी रचनाओं को बताना है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 115 है। ठीक है, देखो, मुल्ला दाऊद, मुतमाद खान, काफी खान, भीमसेन। अगर मैं इसको एक निश्चित क्रम की बात करूं, ठीक है, तो मुल्ला खान हो जाएगा तारीख ए अल्फी, सत्य है। ठीक है, और मुतमाद खां का क्या हो जाएगा दोस्तों? इकबालनामा। ठीक है, याद रखते चलेंगे। इसके अलावा आपके काफी खां का हो जाएगा मुंतखबुल लुबाब और शेष बचा भीमसेन का दूसरे नंबर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला उत्तर। ठीक, क्लियर है। 116 में आ जाइएगा। 116 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है ना, तो कौन नहीं है? गरीबी रेखा, डिप्रीवेशन इंडेक्स, जीवन की मूलभूत आवश्यकता, या मटेरियल डिप्रीवेशन। क्या हो जाएगा भाई? 116 नंबर के प्रश्न है और 116 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डिप्रीवेशन इंडेक्स। डिप्रीवेशन इंडेक्स बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 117 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? कक्षा उन्नति के लिए, बच्चों के सीखने में मदद के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने, या पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो बच्चों में सीखने के लिए मदद हो सके, इसी के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, और इसको अंग्रेजी में CCE कहा जाता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। याद रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इसमें दोस्तों इस CCE के अंदर ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दो क्षेत्र आते हैं, एक स्कॉलास्टिक एरिया एंड सेकंड आता है को स्कॉलास्टिक, यानी संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इत्यादि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो पेशा है वो संज्ञान में आएगा, संज्ञानात्मक में आएगा। और सह संज्ञानात्मक में डांस, एक्टिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये सब सह संज्ञानात्मक में आता है। क्लियर है। चलिएगा 118 नंबर देखिए। 118 है, बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? बस्तर के घड़वा शिल्प में कौन से सामग्री का उपयोग होता है? ए पीतल और कांसा, बी लोहा और शीशा, सी पीतल और जस्ता, या डी लकड़ी एवं बांस। तो किसका उपयोग होगा दोस्तों? पीतल और कांसे का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? पीतल और कांसे का उपयोग होता है। ठीक है, चलिएगा 119 नंबर में आ जाइएगा फटाफट। देखिए, यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, है ना, कक्षा में बच्चे अगर सीख नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर को श्याम पट पर लिख देना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लगानी चाहिए, अपने शिक्षण विधि में बदलाव करें, या बच्चों
अभिभावकों से शिकायत करें। भाई अगर आप आधा से भी अधिक बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं ना, आप एक शिक्षक हो, आधा से ज़्यादा बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप जिस तरीके का उपयोग कर रहे हैं उस तरीके को बदलना होगा, न कि बच्चे को बदलेंगे, न कि श्याम पट में लिखेंगे, यानी कि आप अपने शिक्षण विधि को बदलिए। इसलिए उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से किस स्थान पर जूट उद्योग मिल स्थित नहीं है? रानीगंज में, टीटागढ़ में, बिरलापुर में या बांसबेरिया में? तो कहां पर नहीं है भाई जूट उद्योग, कहां पर नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो रानीगंज में जूट उद्योग नहीं है, बाकी सभी जगहों पर हमको जूट उद्योग मिलेगा। ठीक है, 121 नंबर में आ जाइएगा। 121 नंबर सुमेलित करने वाला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके भौगोलिक स्थान। ठीक है, हड़प्पा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हड़प्पा कहां पर है? रावी नदी के तट पर। जोड़ी को बनाते चलेंगे ना। हड़प्पा कहां है भाई? रावी नदी के तट पर स्थित है, सबको पता है, सभी जान रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके देखो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी में है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? घग्घर नदी के तट पर। और लोथल कहाँ है दोस्तों? आपके बंगाल की खाड़ी। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? आपके ए वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 121 का ए वाला ऑप्शन। चलिए 122वां में आ जाते हैं। 122वां भी आपके कूट संकेतन वाला है। संविधान में क्या नहीं लिखा है? सबसे पहले पढ़ते जाइए और काटते जाइए जो नहीं लिखा है उसको, फिर आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, चलिएगा 122वां नंबर का प्रश्न है, काटते चलेंगे ताकि हमको समझ में आते चले। जो नहीं लिखा है उनको बताना है। मंत्रिमंडल के बारे में लिखा है क्या? अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में लिखा है क्या? बजट के बारे में? नो, बजट तो भाई गवर्नमेंट पेश करेगी। प्रधान लोकसभा बहुमत दल के नेता, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होगा। यानी कि आपको क्या नहीं ये बताना है 122 नंबर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चलिए डायरेक्ट बात करता हूं, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां नंबर का प्रश्न। यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। 123वां नंबर है और इसका उत्तर हो जाएगा डी, टी पारसंस। क्या हो जाएगा 123 का उत्तर? डी, टी पारसंस। चलिएगा 124वां नंबर में आ जाते हैं। देखिए 124 नंबर, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा? मान लो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा दोस्तों? नया चुनाव होते तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। ये उत्तर हो जाएगा, याद रखना है ना। नया राष्ट्रपति के नामित होने पर नया चुनाव होने तक, याद रखना, नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का जो पद है वो क्या होगा दोस्तों? आपके रिक्त रहेगा। क्लियर है? 125 नंबर में आइए। 125 नंबर का प्रश्न कहता है, यदि आपकी कक्षा में दिव्यांग बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उनके माता पिता को समझा देंगे कि विशेष स्कूल में भेजें, उन्हें अन्य बच्चों से दूर बैठाएंगे, आवश्यकता अनुसार सीखने में मदद करेंगे, या उसे चुपचाप बैठने को? भाई दिव्यांग बच्चा है, अलग थोड़ी भेजोगे जी, आवश्यकता अनुसार आप उनको सीखने के लिए मदद करो। उत्तर हो जाएगा 125 का सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा 126वां देखिए, कूट संकेतन वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित जोड़ी जिसमें वेद और उनके संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ को जोड़ी मिलाना है, सुमेलित करना है। ए है
ऋग्वेद ऐतरे, यजुर्वेद तैतरे, सामवेद जैमिनी, अथर्ववेद शतपथ। तो सुमेलित जो नहीं है ना उसको बताना है। ठीक है, इसमें से कौन, देखो ऋग्वेद में ऐतरे ये तो बिल्कुल है, सामवेद जैमिनी बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद तैतरे बिल्कुल है, अथर्ववेद शतपथ यही आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अथर्ववेद में शतपथ नहीं होता मेरे दोस्तों, गोपथ होता है। क्या होता है? गोपद, गोपद होगा किसमें? अथर्ववेद में, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए डी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा क्योंकि सुमेलित में नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 127वां है, संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राज्य प्रमुख। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दी गई है, आपको बताना है क्या उत्तर हो जाएगा। तो न्यायालय के प्रति जवाबदेह तीनों नहीं है, याद रखना, ए बी सी तीनों जो है न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? 128वां में आ जाते हैं जल्दी से फटाफट। संविधान के भाग XII यानी कि संविधान के भाग 12 के संबंध में सुमेलित करना है। क्या क्या सुमेलित होगा? 128 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा सुमेलित करके। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिएगा 128 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ हो जाएगा आपके, देखिए पहला नंबर, पहला अध्याय वित्त से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आपके बी वाला क्या है? दूसरा अध्याय किससे संबंधित है दोस्तों? उधार लेने से संबंधित, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा आपके 129 नंबर के प्रश्न कहता है, कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है? बीजापुर, गरियाबंद, जसपुर या बलरामपुर। क्या हो जाएगा भाई? 129 का उत्तर हो जाएगा ए, बीजापुर में निवास करती है। कौन? आपका कोया जनजाति के लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका 130 नंबर के प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकी पर्वत, एंडीज, अल्पस या हिमालय पर्वत। क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। उत्तर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखो, पुस्तक पठन, निगमन, प्रश्नोत्तर, क्षेत्र भ्रमण। भाई सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो आप, यदि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण में ले जाते हैं तो वो सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, परिवार के बारे में बता रहे हैं, समाज के बारे में, तो उनके बीच ले जाइए तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। ठीक है, चलिए 132वां नंबर देखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन से जिले में? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपके हो जाएगा दोस्तों बीजापुर जिला, जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। 133 नंबर के प्रश्न देखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों पढ़ाया जाता है भाई सामाजिक विज्ञान? तो देखिएगा, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना का विकास हो, देश की भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, सामाजिक कार्यों में आम जनता की भागीदारी या परीक्षा पास। यानी उत्तर हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन, मानवीय मूल्य के प्रति संवेदना का विकास हो, इसीलिए सामाजिक विज्ञान जो है प्राथमिक कक्षा, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। ठीक हैगा। चलिए 131 आपका 34वां नंबर पे आ जाते हैं। 134 प्रश्न कहता है इस राज्य के कोसगई किले में निम्न में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ है? किसका? प्रतापमल, कल्याण साय, पृथ्वीदेव सेकंड या बहारेंद्र साय। तो किसका मेरे दोस्तों? बहारेंद्र साय कलचुरी शासक का
शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिएगा 135 नंबर में आ जाइए। देखिए सुमेलित करने वाला है 135 नंबर। ठीक है, देखिए 135 नंबर में उत्तर क्या हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका उत्तर होगा सुहरावर्दी, यानी कि उत्तर मिला लेंगे आप, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। 136 नंबर का प्रश्न कहता है मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। तो भू राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, सीताध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, समाहर्ता या सन्निधात्रा। तो कौन होगा दोस्तों आपके 136, जल्दी से बताइएगा। देखिए जो सीता अध्यक्ष होता है ना, उसको क्या कहा जाए, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष बोला जाता है। समाहर्ता किसको बोलेंगे, तो भू राजस्व विभाग का समाहर्ता, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, भू राजस्व विभाग को समाहर्ता कहा जाता है। और सन्निधाता किसको कहेंगे, तो राजकोष के अध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता है, इतना को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा क्या है दोस्तों, 137 है, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने, WJ मॉर्गन, AN स्ट्रहलर, या सी है FB टेलर, या डी है प्रो अल्फ्रेड वैगनर। क्या हो जाएगा भाई, 137 नंबर के प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा WJ मॉर्गन, जो कि सर्वप्रथम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को क्या किया था भाई, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, प्रस्तुत किया था। 138वां नंबर में देखिएगा, 138 नंबर कहता है 1857 के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 138 नंबर, तो इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई, कल शासन समाप्त हो गया, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि डी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। 139 नंबर का देख लीजिए, मुगल भारत में व्यापार के विकास के लिए निम्नलिखित कारण थे। भारत में व्यापार के लिए आए तो उसके निम्न कारण थे। ए, मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। बी, यातायात एवं संचार के साधनों को सुधारा। यूरोपियनों के व्यापार के लिए मुक्त लाइसेंस। या डी, मुगलों ने एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया। तो 139 और 139 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए, बी और डी वाला, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए, बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 140वां नंबर के प्रश्न है, 140 है, सुमेलित करना है गुप्तकालीन रचना और लेखक को। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, तो अष्टाध्यायी है पारणी, याद रखेंगे, अष्टाध्यायी के लेखक पारणी हैं। इसके अलावा मुद्रा शास्त्र के लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है, इसके अलावा बृहद, देखिए यहाँ पर बृहद संहिता, क्या है, बृहद संहिता, और बृहद संहिता के लेखक है वराह मिहिर। और मृच्छकटिकम के लेखक है साथियों आपके सुद्रम। यानी कि उत्तर की बात करूं मैं तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, 141 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना में कौन संबंधित नहीं है, तिलैया बांध, मैथान बांध, ओबरा बांध या पंचेत पहाड़ी बांध। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ओबरा बांध। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है, कौन सा बांध है दोस्तों, ओबरा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142वां, देखिएगा, वैदिक युग में धार्मिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
एकेश्वरवाद की अवधारणा, यज्ञों के महत्व पर विस्तार, प्राकृतिक चिन्हों की प्रार्थनाओं में वृद्धि या मानव जीवन को आश्रमों में विभाजित किया जाना। 142 का उत्तर हो जाएगा यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ। ठीक है, 142 का उत्तर। चलिएगा 143वां में आ जाते हैं दोस्तों। 143वां प्रश्न क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, लाफागढ़ और पौड़ी उपरोड़ा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? लाफागढ़ और पौड़ी उपरोड़ा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? याद रखना है, उत्तर हो जाएगा नाइस नाम का चट्टान पाया जाता है। ठीक है, 144वां नंबर देखिएगा। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? विलियम ड्रैक, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटाट या वेरेलस्ट? क्या हो जाएगा भाई? 144। 144 का वेंसिटाट जो है बंगाल के गवर्नर में से था। ठीक है, चलिएगा 145वां नंबर में आ जाइए। 145 कहता है गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य अमेरिका, पश्चिम एशिया, मेडागास्कर या यूरोप? तो गोंडवाना लैंड का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। 145 नंबर है। ठीक है, 145 का सी हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 147 146 में देखिए, भारत इतिहास में निम्न में पुरातात्विक स्रोत है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी वाला, शिलालेख, ताम्र और स्तंभलेख। ठीक है, तो ए, बी और डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 147वां देखिएगा। निम्न में से कौन सा ऐसा संसाधन है जिनके बिना सामाजिक अध्यापन का कार्य नहीं किया जा सकता? ए, पाठ्यपुस्तक, बी, श्यामपट्ट, सी, गृह कार्य या डी, उपरोक्त में से सभी? क्या हो जाएगा 147 का उत्तर? ग्लोब और मानचित्र के माध्यम से आप जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना सामाजिक अध्ययन का अध्यापन पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, 148वां देखिए। इस राज्य के मातर पर्व में किस मूवी की पूजा की जाती है? ठीक है, तो इस मातर पर्व में किसकी पूजा होती है भाई? खोड़हर देव की, दुल्हा देव की, कृष्ण देव की या ठाकुर देव की? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? खोड़हर देव की पूजा जो है मातर पर्व में की जाती है। क्लियर है? क्लियर है। चलिएगा 149 और 150 दो प्रश्न हैं 2019 सीरीज का। ठीक है दोस्तों, फिर 21 करेंगे। देखिए, एक शिक्षिका सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में हमेशा वाद विवाद करती है, क्यों? समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, समय बचाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या होशियार बच्चों की पहचान के लिए? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपको बताना है। 149 का समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। 150 नंबर में आ जाइएगा, जल्दी से देखिए। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी पर बना है? खुरसेल, पिंजारिन, केशकाल या दरभा घाटी? ठीक है, उत्तर हो जाएगा पिंजारिन घाटी पर। आपके इसमें पिंजारिन घाटी है जिसमें चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा आपके प्रश्न, और ये जो प्रश्न है वो आपके 2019 के प्रश्न हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2021 के सीजीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों पर। ठीक है, आप रोक सकते हो, रोक के चाहे चाय ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू है, अपने आई को भी, अपने आँख को भी रेस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं 2000 क्या है आपका 21। ठीक है, चलिएगा देखिए, हमने 2019 के प्रश्न को लिया है सामाजिक विज्ञान में, टोटल 60 प्रश्न। अभी इसमें हम कुल 60 प्रश्न लेने जा रहे हैं 2021 का। ठीक है, 2021 का 60 प्रश्न लेंगे, उसके बाद हमारा एक मैराथन और बचेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान सेशन है
91 में ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति का परंपरा का जो प्रभाव था? तो कौन सा सिलसिला है? ए सबरिया सिलसिला, बी ऋषि सिलसिला, सी है आपका निजामिया सिलसिला, या डी है गंगोहवी सिलसिला। तो कौन सा सिलसिला है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषि सिलसिला, जो कि क्या था, सबसे ज्यादा प्रभाव था शैवाइट भक्ति परंपरा का। ठीक है, चलिएगा 92 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है? ठीक है ना, असत्य बताना है, राजपूत नीति के संबंध में असत्य कथन को बताना है। ए है राजपूतों को सैनिक और प्रशासनिक पद साम्राज्य में दिए गए, बी राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में माना गया, राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया, या डी राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों में बनाया गया। तो 92 और 92 का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पद दिया जा रहा था। ठीक है, चलिएगा 93 में आ जाइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है? ए मुगलों का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की तरह था, या बी बादशाह झरोखा की पद्धति को अपनाते थे, या सी मीर बख्शी का जो स्थान है दूसरे मंत्रियों से अधिक होता था, या डी है वजीर या वकील केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, वजीर या वकील जो है केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या है, बाबर और हुमायूं के समय में ये पद हुआ करता था वजीर, और ये जो वजीर का जो पद है वह बाबर और हुमायूं के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण पद होता था। ठीक है, यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, वजीर का जो पद होता है या वकील का जो पद होता है। ठीक है, चलिएगा 94 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? यानी कि भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था वो है गल्ला बख्शी, जब्ती, कानकुत या इजारा। तो भूमि पर लगाया जाने वाला जो कर है उसको क्या कहा जाता था भाई? जब्ती कहा जाता था। ठीक है, ये जब्ती जो है भूमि के राजस्व निर्धारण करने के लिए एक माप पद्धति भी कह सकते हैं, जो कि मध्य भारत में ये बहुत ही प्रचलन में था और यह पूर्णतः माप पर आधारित था। ठीक है, यह भूमि पर एक कर था, राजस्व कर। चलिएगा 95 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? ताजमहल की प्रतिकृति कौन सा है? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, शाहदरा में स्थित अकबर का मकबरा, आगरा में स्थित एतमाद मौला का मकबरा, और फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती का मकबरा। तो कौन सा मकबरा ताजमहल की प्रतिकृति है? तो दोस्तों आगरा में जो स्थित है मकबरा, जिसको एतमादुद्दौला का मकबरा कहा जाते हैं, और यही मकबरा क्या है? आपके ताजमहल की प्रतिकृति है, और इसको नूरजहां ने अपने पिता गियास उल दिन बेग की स्मृति में बनवाया था इस मकबरा को। ठीक, चलिएगा 96 में आ जाइए, देखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि
यहाँ है गणतंत्री व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है या संसदीय शासन प्रणाली लागू है। क्यों कहलाती है दोस्तों? तो आप सबको पता है हमारे देश की जो शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। इसलिए यह जो है उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का उत्तरदायी सरकार कहलाती है। चलिएगा 97 देखिएगा, कूट संकेतन से संबंधित प्रश्न है। एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? कोई भी अधिकार मूल अधिकार कब कहलाएगा? यह संविधान में लिखा गया हो तब कहलाएगा, संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो या इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकता है, इसलिए नीचे में फिर से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, ये चारों कथन हैं, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी कथन आपको सही लगता है तो देखिएगा, इसमें जो सही कथन है वो हो जाएगा दोस्तों, यह संविधान के मूल अधिकार में लिखा गया है, मूल अध्याय में लिखा गया है, ये बिल्कुल सत्य है। संविधान में लिखा गया है सत्य नहीं होगा, संविधान के अध्याय में लिखा गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है, बिल्कुल। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, ठीक है। इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित भी किया जा सकता है, बिल्कुल। संविधान में संशोधन स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें का? ये बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है 98 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? सर्वोच्च न्यायालय वैधिक प्रक्रिया द्वारा उनको संरक्षित करता है, विधि द्वारा स्थापित, एक या दो, दोनों सही, एक सही, दो सही। आपको कथन कारण बताना है, विकल्प को बताना है। तो दोस्तों 98 है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। चलेगा 99 देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में सही कथन बताना है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। 2 कथन यहां दिख गया ना। उसके बाद में अगला कथन देखो, ऐसे संकल्प निरपेक्ष बहुमत से पारित होता है और ऐसे संकल्प सदन के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपके दूसरा और चौथा, यानी कि सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन आपको बताना है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, देखिएगा। पहला है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। दूसरा है, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। आपको कथन बताना है। इसका उत्तर देखो, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित होगा, सत्य बात है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर भी रख सकता है, यह भी सत्य बात है। यानी कि एक और दोनों सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर में आ जाइएगा, 101 नंबर है, देखिए 101 है, आरंग के जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? कैवल्य मंदिर, भांड मंदिर, महावीर मंदिर, दिगंबर मंदिर या दिगंबर जिनालय। आरंग के जैन मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों?
तो आरंग के जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, भांड देवल। ठीक है, चलिएगा 102 नंबर में आ जाइएगा। 102 नंबर का प्रश्न आपको यहां दिख रहा है, इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? तेलिन मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महामाया मंदिर या घटियारिन मंदिर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके उत्तर 102 नंबर का हो जाएगा महिषासुर मर्दिनी मंदिर, जिसको केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर के दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। 103 नंबर में आ जाइएगा। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से होता है या लगता है? ए मुचुकुंद ऋषि, बी लोमेश ऋषि, सी अगस्त ऋषि या डी श्रृंगी ऋषि। तो महानदी के उद्गम स्थल पर जो माघ का मेला लगता है वह कौन से ऋषि के नाम से लगता है, ये बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के नाम से ये जो मेला है माघ पूर्णिमा में महानदी के उद्गम स्थल में लगता है। 104 में आइएगा। देखिए 104 नंबर के प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 के घटनाओं को आपको एक क्रम में सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है व्यापम द्वारा इसको स्टार लिया गया था दोस्तों। ठीक है, व्यापम द्वारा इस प्रश्न का उत्तर स्टार ले लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 आपको स्क्रीन पर दिख रहा। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोक नाट्यकारी के कहानीकार हैं। कौन है दाऊ रामचंद्र देशमुख लोक नाट्य के कहानीकार कारी के? विनोद शंकर शुक्ल, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, के.आर. भूषण या नारायण लाल परमार। कौन है भाई? 105 नंबर है, उत्तर हो जाएगा पीपीबी यानी कि पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी जो है कारी कहानी के कहानीकार है। 106 नंबर देखो, एटॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, घोड़े के नाल के आकार वाली एक प्रवाल भित्ति होती है। दूसरा कथन, लाल सागर चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाया जाता है। तो ये दोनों कथन और कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। तो देखिएगा, इसमें घोड़े के नाल का आकार वाली प्रवाल भित्ति ये तो सही है और दूसरा यानी कि दोनों सही हैं। इसका 106 का ए हो जाएगा। 107 में आ जाइएगा। भारत स्थित है। अब भारत कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो ए 8 अंश उत्तर से 37 अंश उत्तर, 8 अंश से 4 कला उत्तर से। तो देख लीजिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ते जाइएगा। 107 नंबर का उत्तर आप देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैंने लिया हुआ है आपको सॉल्व करवाना। देखिए 107 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला उत्तर। 8 अंश 4 कला उत्तर से 37 अंश 6 कला उत्तर तक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 108 नंबर देखिए। 108 नंबर क्या कहता है? निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1 है अलमाटी बांध कावेरी नदी पर बना है। कथन 2 है मैटूर बांध कृष्णा नदी पर बना है। कथन सी है गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर बना है। 108 कथन बताइएगा। 108 का उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी वाला, केवल तीसरा कथन, यानी कि गांधी सागर जल संग्रहण चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो अलमाटी है और ये अलमाटी कृष्णा नदी पर बना है और मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। याद रखना, मतलब एक दूसरे को उल्टा कर दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है? अधिक वर्षा नहीं होती है कर्नाटक में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या जम्मू कश्मीर में।
बताइएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जहां बर्फ ज्यादा गिरते भाई तो वर्षा कम होती है ना। चलिएगा 110 नंबर के प्रश्न में आते हैं। आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है 110 नंबर का प्रश्न है। सही युग्म से हमको जमाना है, सही युग्म बनाना है। देखो, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को संबंधित है, हरित क्रांति कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, सही कथन आपको बताना है। तो देखिएगा, जो सही कथन है पीली क्रांति यानी कि तिलहन उत्पादन से, ये करेक्ट है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, ये भी करेक्ट है, आप सब जान रहे हैं। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ये भी आपको पता है। और भूरी क्रांति का संबंध ऊन उत्पादन, यानी कि देखो पहला का ए दूसरा का सी, पहला का ए दूसरा का सी, ये है आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिएगा 111 नंबर के प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण किया गया है? कामंदक लिखित नीतिसार में, कालिदास लिखित मेघदूत में, विशाख दत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम में, या शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम में? तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 11वां का? देखिएगा 11वां का जो उत्तर हो जाएगा कामंदक स्थित नीतिसार, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सहायता से आपको मिलाना है। दो सूची आपको दिख रहा है, 112 नंबर के प्रश्न है और आपको मैच करना है 112वां में। देखिएगा यहाँ पर लेखक है और उनकी रचनाएं हैं। आर्यभट्ट किसकी रचना किया था? आर्यभट्ट किसकी रचना किया है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर आप करेक्ट दे सकते हैं। कूट संकेतन वाले प्रश्न हैं, 112 नंबर हैं। चलिए 112 नंबर का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों डी वाला। ठीक है, 112 का उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 112 का डी हो जाएगा। चलिए 113 नंबर में आते हैं। 113 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था? रैदास, पन्ना, चैतन्य या शंकर देव? क्या था भाई? 113 का उत्तर हो जाएगा डी, शंकर देव था। 114 नंबर देखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के दो संत का नाम आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। दो संत हुए कृष्ण भक्ति शाखा में, दो संत हुए। 114 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अब वो संत कौन कौन से है, ये कूट संकेतन वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कूट संकेतन में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 114 का सी, दूसरा और चौथा। देख लीजिएगा यहाँ पर विकल्प में दूसरा और चौथा संत हुए थे, यानी कि सूरदास और मीराबाई, ये दोनों जो है कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तुलसीदास राम भक्ति थे, कबीरदास तो निर्गुण शाखा के थे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। 115 नंबर आपको दिख रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कूट संकेतन से संबंधित प्रश्न है। शेख, देखिए यहाँ पर 115 नंबर है, विकल्प को भी आपको दे देता हूं। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया और शेख बहारुद्दीन जकारिया, यह कौन से सिलसिला? तो चिश्ती सिलसिला से संबंधित था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
ये किससे संबंधित था दोस्तों? देखिएगा आप, मिलान शेख, इसका सुहरावर्दी था शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो ये किससे संबंधित था? सुहरावर्दी से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय से, स्पष्ट है। ठीक है। अब्दुल कादिर जिलानी, और अब्दुल कादिर जिलानी जो है कदारिया। तो देखिए मैच करेंगे ना तो उत्तर आ जाएगा साथियों, आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा का पहला एक ही अगर मैच हुआ तो उत्तर सही आ जाएगा क्योंकि चिश्ती संप्रदाय में चिश्ती था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 16, देखिएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। किसमें बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या डी है विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। क्या हो जाएगा? शिक्षक को बल किस पर देना चाहिए? सामाजिक मुद्दों के प्रति बच्चे में चिंतनशील के गुणों का विकास हो, इस पर बल देना चाहिए। ठीक है। 117 देखिएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, ये बताना है। बहुत ही बार क्वेश्चन कई सारे आपके सब्जेक्ट्स में आता है, चाहे वो बाल विकास हो, गणित हो, सभी में आ जाता है। तो उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि जनक जो है किलपैट्रिक होता है। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन होता है दोस्तों? आपका किलपैट्रिक होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट विधि जिसको किलपैट्रिक होता है और फ्रॉबेल आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब अलग अलग है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। अगला सवाल है हमारा 118 नंबर का, स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? प्रोजेक्ट विधि के नियम नहीं है, बताना है। अनुभव का नियम, उद्देश्य का नियम, सामाजिक अनुभव का नियम, तैयारी का नियम। प्रोजेक्ट विधि की जब बात आती है तो प्रोजेक्ट जब बच्चा बनाएगा तो उनको अनुभव होगा, वो अनुभव प्राप्त करेगा, उनको एक उद्देश्य दिया जाएगा जिस पर वो प्रोजेक्ट निर्माण करेगा, सामाजिक अनुभव उनको प्राप्त होगा, यानी कि उनको तैयारी के नियम से संबंधित वो नहीं है। इसलिए 118 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा 119वां नंबर में आ जाइएगा। देखिए, प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। प्रोजेक्ट से बच्चे को सिखा रहे हो तो आलोचनात्मक सोच विकसित होता है, सहयोग की भावना, सृजनात्मकता और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये तीनों आपको देखने को मिलता है। ठीक है। क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है बच्चों में, सहयोग की भावना क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य ग्रुप में दिए जाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, बच्चे को नहींगा इसना नहीं हो, ऐसे हो ही, ऐसे करके आलोचना करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये तीनों चीजें उनमें डेवलप होती है। 120 नंबर में आ जाइएगा। 120 नंबर, सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? कौन से क्षेत्रों में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, नागरिक शास्त्र, इतिहास, या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान के वो सभी क्षेत्र जहां पर प्रोजेक्ट विधि से सीखना लागू होता है। ठीक है। चलिएगा 121 नंबर में आ जाइएगा। सामाजिक अध्ययन क्या है? एक एकीकृत और स्वतंत्र विषय है, बौद्धिक और प्रायोगिक विषय है, विज्ञान के व्यवहारिक परिणाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सामाजिक अध्ययन है एक बौद्धिक, बुद्धि और एक प्रयोग का विषय है। ठीक है क्योंकि सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान का ही हिस्सा मानते हैं। चलिएगा 122वां नंबर में आ जाते हैं। 122वां नंबर है, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? किसने कहा था? डार्विन ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने, या हेगेल ने? किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये कथन दिया था दोस्तों स्पेंसर ने। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 123वां नंबर के क्वेश्चन देखिएगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? ए विशिष्ट है, संक्षिप्त और व्यवहारिक है, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य, या ये सभी? तो उत्तर क्या हो जाएगा अनुदेशात्मक उद्देश्य का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 नंबर के प्रश्न पर आपको दिखाई दे रहा है, सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? तो यह बदलती परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी है,
इनका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है, लोकप्रिय एवं नया विचार है या परंपरा द्वारा निर्देशित है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब यानी कि सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित रूप से शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि यह लचीला है, इसमें लचीलापन है, विश्लेषण पर आधारित है और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करता है, इसलिए। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 125वां नंबर देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय के अलावा क्या ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधि का, शिक्षण तकनीक का, या इनमें से सभी चीज का। तो भाई शिक्षक को सभी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126वां है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सिंधु घाटी के स्थल और दूसरी तरफ है समाधान पद्धतियां। देखिए हड़प्पा में जो साथियों कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, 126 का कूट संकेतन से संबंधित ये प्रश्न है, आपको यहां दिख रहा है। 126 का उत्तर आप मिलान करोगे, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 127 में आते हैं। 127 दिख रहा होगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे 2 स्थान को आपको बताना है और चावल और काश्त के लिए जो जाने जाते हैं, जो सबसे प्राचीन है। तो ए पहला अमरी, दूसरा कोल्डी हवा, तीसरा मेहरगढ़, चौथा गुमला। तो आपको ये कोड के आधार पर, कथन कारक के आधार पर बताना है। 4 विकल्प नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है, कौन कौन से 2 स्थान हैं उसी को आपको बताना है। तो 127 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर एक तो कोल्डी हवा है और एक मेहरगढ़ की पहाड़ियां, मेहरगढ़, जहां जो चावल के काश्त के लिए क्या होता है, जाना जाता है, यानी कि 127 के उत्तर भी हो जाएगा। 128वां देखिएगा। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में ये कथन है? 128 नंबर है। पहला है वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी। दूसरा है वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। सी है वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद पर आधारित थी। या डी है वैदिक संस्कृति में यज्ञों को महत्व दिया गया है। तो भाई नाम से स्पष्ट है, वैदिक यानी कि वेद। तो जहां वैदिक की बात आती है वहां वेदों की बात आती है, इसलिए वैदिक संस्कृति में यज्ञ, हवन, पूजन को महत्व दिया गया था। ठीक, चलिएगा 129 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन मिलान नहीं है? नहीं है बताना है ना, सही कथन नहीं है उसको बताना है। कलिंग, आपका कलिंग क्या हो जाएगा? देखिएगा जोगड़, ये जौगड़ कहते हैं, तो यही कथन मिलान नहीं है ये। ठीक है, चलिए 130 नंबर आइएगा। 130 नंबर है, निम्न में से कौन से शिलालेख अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया गया था? कौन से शिलालेख में लिखा है कि राजा ने अपने आप को अशोक राजा कहा? कर्नाटक में मास्की का छोटा शिलालेख, मध्य प्रदेश के गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी स्थित छोटा शिलालेख, आंध्र प्रदेश के शिलालेख जो कि येरागुड़ी कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 130 नंबर का? तो 130 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख, बी वाला उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिएगा 131 नंबर देखिए। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाहकार राज्यपाल, सलाह पर राज्यपाल करेंगे। तो 131 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 132 में आ जाइएगा। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है?
नामित सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्य के प्रतिनिधि। तो कौन हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि राज्य विधानमंडल का सदस्य और आपके लोकसभा का सदस्य दोनों हो जाएगा। ठीक है, 133 नंबर देखिए, 133 नंबर क्या हो जाएगा? ये भी जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कूट संकेतन वाला ये प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए एक तरफ शीतकालीन अनुमान इत्यादि प्रश्न आप जल्दी से मिलाइए और मैं सीधे इसके आंसर की तरफ आऊँगा, आंसर को बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न दिया हुआ है। चलिए 133 को जब आप मिलान करोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 नंबर देखिए, 134 नंबर है व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? ए 15 अंश उत्तर से 15 अंश दक्षिण, 30 अंश उत्तर से 30 अंश दक्षिण, 30 अंश उत्तर से 35 अंश दक्षिण। तो आपको बताना है 134 नंबर। 15 अंश उत्तर से 15 अंश दक्षिण आपके उत्तर हो जाएंगे ए वाला ऑप्शन। ठीक है, 134 का ए हो जाएगा। 135वां नंबर में आइएगा, नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फल स्वरूप, नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फल स्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन, पेड़ी प्लेन, कास्ट मैदान या लोएस? क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके नदी द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया से जो निर्मित मैदान है वो है पेनी प्लेन मैदान। क्या मैदान है दोस्तों? पेनी प्लेन मैदान। ठीक, चलिए 136 देखिएगा, दो सूची आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्क्रीन पर दिख रहा है सूची 1 सूची 2, आप जल्दी से मैच कीजिएगा और बताइएगा। चलिएगा, चलिए इनके ऑप्शन पर आ जाता हूं मैं। यहां पर देखिएगा आपने मिला लिया होगा 136 और इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 137 में आ जाइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए एक सहायक संधि की नीति अपनाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड डलहौजी? कौन है भाई? 137 का उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, 138 में आइए, कूट संकेत है। आपके प्रश्न जो दिख रहा है थोड़ा साइज को छोटे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए 138 है, एक तरफ 1857 के नेता है, दूसरे तरफ उनके स्थान को सुमेलित करना है और सही उत्तर आपको बताना है। बख्श खां दिल्ली में थे, नाना साहेब कानपुर में थे, अहमदुल्ला लखनऊ में थे और कुंवर सिंह आरा में थे। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 138 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट है 139 के 1857 के विद्रोह के बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। करेक्ट, गलत को बताना है। 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ। करेक्ट। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त की गई। करेक्ट। कौन सा कथन असत्य है ना? तो
1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भारतीय सेना के सिख, ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 139 का। ठीक है, चलिए 140वां में आते हैं। 140 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करके बताना है आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। 140 का विकल्प भी मैं आपको दे देता हूं। यहां पर 140 दिया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहां देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, क्या क्या पिटीशन दायर होता है। 141 नंबर के प्रश्न आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? नहीं है उसको बताना है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरगुजा जिला, जो कि आपके सीमावर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के जिला नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 142 नंबर, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता 60.14, 60.24, 60.34, 60.44 क्या है? उत्तर हो जाएगा 142 का बी, 60.24% जनगणना महिला साक्षरता का प्रतिशत है जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 60% महिला साक्षर हैं। 143 नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र की स्थापना, बाल्को की स्थापना, सीमेंट उद्योग का विकास, रसायन उद्योग का विकास। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी ये बिलासपुर सिरगिट्टी भी कहते हैं शायद इनको, है ना। तो क्या है भाई इसका उत्तर 143 का? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना, यानी कि 143 का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, 144 आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप कहाँ होता है? पटियागढ़ में, गौरदुआरी पहाड़ में, फुटका पहाड़ में या काकसेना पहाड़ में? जल्दी से बताइएगा। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप प्रश्न और आ चुका है, उत्तर हो जाएगा फुटका पहाड़, सी। 144 का सी फुटका पहाड़ हो जाएगा। 145 देखिएगा, भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध, जल्दी बताइएगा। भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यह मगरमच्छ का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, या कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या कोंटा हैदराबाद मार्ग में स्थित है? 145, तो यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, याद रखेंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चलिए 146 में आते हैं। 146 कहता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पोलीगैनोस परिवार प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? पोलीगैनोस परिवार, पोलीगैस जिसको कहते हैं, पोलीगैस परिवार किसका प्रतिनिधित्व करता है? पुरुष और महिला साथ रहते हैं, महिला कई महिलाओं के साथ रहती है, बहुत से पुरुष बहुत से महिला के साथ रहते हैं, ये एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहते हैं। तो एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहते हैं, इसे ही पोलीगैस परिवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 147 147 है, जाति के तीन पहलू धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया? ए एम एन श्रीनिवास ने, बी एल ड्यूमांड ने, सी रजनी कोठारी ने, या डी है जी एस
धुरी ने? 147 का ऑप्शन जल्दी दीजिएगा। तब तक मैं चाय पी रहा हूं भाई, आप उत्तर देते चलें। चलिए 147 है। चलिए 147 का उत्तर हम बताते हैं आपको। 147 का उत्तर हो जाएगा रजनी कोठारी। ठीक है। 148वां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी? मानव विवाह का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कि कौन है? ए मैकाइवर तथा पेज वेस्टरमार्क, दुर्खिम या किंग्सले डेविस। 148 तो वेस्टरमार्क्स 1921 में इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। चलिएगा 149 और 50, 149 पहले देखो। भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है? फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है? दीपांकर गुप्ता को, पार्था चटर्जी को, जॉन ब्रैमन को या एंटोन बार्टेन को? 149 का उत्तर हो जाएगा सी, जॉन ब्रेमन को। ठीक है। 150वां और अंतिम प्रश्न है आज के सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? पुरातात्विक स्रोत तो है, लोक साहित्य स्रोत है, इमारतें हैं, साहित्य हैं, क्या है क्या नहीं है? यानी कि लोक साहित्य नहीं है भाई। लोक साहित्य तो अपन छत्तीसगढ़ के साहित्य थोड़ी होगा, है ना, बाकी तीनों हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के कुल 120 प्रश्न, जिसमें मैंने 19 और 21 लिया है। ठीक है। पूरे 120 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हमारा जो सीरीज चलेगा, लास्ट सीरीज 22 और 24 को लेकर चलेगा। ठीक है। 2022 और 2024 का सीरीज मैं आज या कल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर जल्दी से दीजिएगा, हम तैयारी कर रहे हैं करके, तो अब हम आप सबके लिए बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको हिंदी अन्य विषयों को भी कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।